ये पॉलिटिकल साइंस का भाग 2 है। भाग लेसन में आपका भाग 1 में लगभग 9 से 10 लेसन आपको पढ़ना होता है और भाग 2 में भी आपको लगभग 8 से 9 लेसन पढ़ना होता है। जो भाग 2 का नाम है वो नाम है समकालीन विश्व में राजनीति, और इसमें पहला लेसन है आपका शीत युद्ध का दौर। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग सबसे पहले समझिए कि शीत युद्ध था क्या। तो आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? 1939 से लेकर के 1945 में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? तो ध्रुवी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुआ था, है ना। अब एक साइड में कौन कौन था? तो अमेरिका था, सोवियत संघ यानी कि रूस था, ब्रिटेन था और फ्रांस था। और एक साइड में था आपका जर्मनी, जापान और इटली। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था 1945 में, तो कैसे समाप्त हुआ था? अमेरिका ने क्या किया था? जापान के ऊपर में बम गिराया था। जापान का दूसरा हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया था, तो जीत गया था पहला गुट। तो वहीं से एक लड़ाई स्टार्ट हो गया, वर्चस्व का लड़ाई, कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन, क्योंकि ये तो एक ही ग्रुप में था ना, सब तो एक ही ग्रुप में था। तो यहीं पे अब मुद्दा उठ गया कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन, अमेरिका या सोवियत संघ। तो इसी लड़ाई में जो युद्ध का स्थिति बनने लगा, उसी को हम लोग शीत युद्ध का दौर के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध आप ये मत समझिएगा कि ठंडा से बचने का युद्ध। शीत युद्ध मतलब होता है कि लड़ाई होने का बहुत प्रबल संभावना, लड़ाई होने का बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना। बात समझ में आया? किसके किसके बीच में? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। अब इसी को आपको इस लेसन में पढ़ना है कि शीत युद्ध का दौर क्या था, शीत युद्ध का उदय का क्या क्या कारण था, भारत इससे किस प्रकार से बचा, गुट निरपेक्षता का क्या भूमिका इसमें था। इस चैप्टर में आपको फिलहाल यही सब पढ़ना है। तो सबसे पहले आप शीत युद्ध में क्या लिखिएगा? तो शीत युद्ध में आपको लिखना पड़ेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, अब द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ था। किसके किसके बीच में? तो मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच में हुआ था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? तो अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। जबकि ध्रुवी राष्ट्र का जो अगुवाई कर रहा था वो जर्मनी, जापान और इटली कर रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। कैसे हुआ समाप्ति? तो अमेरिका ने जापान का 2 गो शहर नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिरा दिया, जिसके बाद क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब यहाँ पे कई लोग कहता है कि अमेरिका ने जो किया वो गलत किया, अमेरिका ने जो बम गिराया वो गलत काम किया। क्यों? क्योंकि अमेरिका को पता था कि जापान अब आत्मसमर्पण करने वाला है, उसके बावजूद भी वो उस पर बम गिरा दिया। क्यों? उसके पीछे एक मंशा हो सकता है। लेकिन कहीं पे बहुत सारा लोग ये भी बोलता है कि नहीं, युद्ध को जल्दी समाप्त करना था, इसलिए अमेरिका ने उस पर क्या गिराया? बम गिराया। अब आलोचक 2 पहलू तो होता ही है, कोई बोलता है कि नहीं सही किया बम गिरा करके, कोई बोलता है गलत किया। अब यही बम गिराने से वर्चस्व का लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। कैसे? इसको समझिए। एक क्वेश्चन यदि हम आपसे पूछे, मान के चलिए गैंग ए है और गैंग बी है, लुच्चा 1 लुच्चा बी। गैंग बहुत शुद्ध रूप हो जाता है तो लुच्चा ठीक रहेगा, क्योंकि सबका तो कुछ है नहीं। तो इसमें मान के चलिए 4-5 गो सदस्य हैं, मतलब सदस्य तो ढेरी है, चमचा सब ढेरी है, लेकिन मेन कई गो है? 5 गो है। और इसमें भी मान के चलिए 5 गो है। दोनों में एकदम टक्कर चलता है भयंकर, ए में भी और बी में भी टक्कर भयंकर चलता है। अब ए वाला क्या करेगा? आप बताइएगा हमको, आप वहाँ पे रहते तो क्या करते? दोनों में टक्कर पूरा चल रहा है, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, ई अब थोड़ा सा थक गया तो ई चाहता है कि आपसे माफ़ी मांग ले और आप झगड़ा को क्या कर दीजिए? शांत कर दीजिए, ठीक। दूसरा, आप चाहते हैं नहीं, झगड़ा तो शांत करेंगे लेकिन मार करके करेंगे। तो आपका वर्चस्व किस में बढ़ेगा? माफ़ करने में बढ़ेगा या मार करके बढ़ेगा? हमको पता था आप सब यही बोलिएगा, मार करके बढ़ेगा। इसलिए हम बोले लुच्चा 1 लुच्चा 2, इसलिए हम बोले। तो यही कहानी इसके साथ भी हुआ था। जब इसको पता था कि जापान वाला अब माफ़ी मांग ही लेगा, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं इसमें कितना शक्तिशाली सब देश है और इसमें कितना कम शक्तिशाली सब देश है। तो जब ये समझ ही रहा था कि माफ़ी ये मांगिए लेगा आगे जा करके, इसका हार निश्चित है,
तो क्यों झूठ का बम गिराना, बम गिरा दिया। बम गिराने का मेन मकसद क्या था कि इसको दुनिया पूरा, जब तक दुनिया रहेगा तब तक इसको याद रखेगा कि एक अमेरिका था जिसने जापान पे क्या गिराया था, बम गिराया था, 2 शहर को तहस नहस कर दिया था। अभी भी वहाँ के जो लोग जन्मते हैं, बच्चा जन्म लेता है, वो भी उसमें विकलांगता का गुण पाया जाता है, अभी भी उसका रेडिएशन इतना खतरनाक है। तो अमेरिका को आप लोग किस तरीके से जान रहे हैं, इसी तरीके से जान रहे हैं क्योंकि वो क्या गिरा दिया था, बम गिरा दिया था। तो वही यहाँ पे कहानी स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ये बम गिराया तो इस ग्रुप में इसने बम गिराया, मान के इसलिए इसमें 1 ने ग्रुप में गिराया, तो ये क्या चाहेगा कि हम तो यहो चारों में सबसे ऊपर हैं, ये ना चाहेगा। लेकिन सबसे ऊपर होगा क्या, ये कोई ना कोई तो जरूर होगा, वो सोचेगा कि नहीं हम भी इससे ऊपर हैं। तो उसी का प्रतिद्वंदी उठ करके कौन आया, तो सोवियत संघ। और इसी दोनों में फिर टक्कर होना स्टार्ट हुआ। और यही टक्कर किसका रूप लेने वाला था, युद्ध का। लेकिन युद्ध हुआ क्या, नहीं, युद्ध होने का स्थिति के कगार पे था, कभी भी युद्ध हो सकता था। इसी दौर को क्या कहा गया, शीत युद्ध का दौर। अब बात समझ में आया। लिखना कैसे है इसको, तो उसको समझिए। सबसे पहले आप लिखिएगा, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, कब समाप्त हुआ, तो 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त के बाद पूरा दुनिया में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में वर्चस्व को लेकर के लड़ाई स्टार्ट हो गया। वर्चस्व मतलब कि हम शक्तिशाली, ये बोलता है नहीं हम शक्तिशाली, दोनों के बीच में वर्चस्व को लेकर के लड़ाई स्टार्ट हो गया। बात समझ में आया। सोवियत संघ वाला बोलता था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हम है, अमेरिका वाला बोलता है नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हम है। यही 2 महाशक्ति था, बाकी सबका स्थिति खराब था। तो इसी वर्चस्व का लड़ाई जो है वो किसका रूप लेने वाला था, युद्ध का। लेकिन युद्ध हुआ क्या, नहीं, किसी भी समय युद्ध हो सकता था, तनाव का स्थिति बन गया था। इसी को क्या कहा जाता था, शीत युद्ध का दौर। आया समझ में, कैसे बोलना है समझ में आ गया। अब लिखिए कैसे, आप एग्जाम में आएगा कि शीत युद्ध के दौर से आप क्या समझते हो। तो सबसे पहले लिखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ, सोवियत संघ जो आज का रूस आप लोग जानते हैं उसी का पहले नाम था सोवियत संघ। 1991 के पहले उसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। तो क्या लिखिएगा इसमें, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में अपने वर्चस्व को लेकर के लड़ाई शुरू हो गया। यह वर्चस्व का लड़ाई इतना ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति में बन गया कि कभी भी दोनों देशों के बीच में क्या हो सकता था, युद्ध हो सकता था। इसी दौर को शीत युद्ध का दौर कहा गया। इस समय पूरा दुनिया जो है कितना भाग में बट गया था, 2 भाग में बट गया था। कोई जाकर के मिल गया था अमेरिका के साथ, तो कोई जाकर के मिल गया था सोवियत संघ के साथ। लेकिन कुछ देश ऐसा भी था जो ना मिला इसके साथ, जो ना मिला इसके साथ, वो अपना अलग रहा। उसी को कहा गया गुट निरपेक्ष। तो गुट निरपेक्ष आपको आगे जाकर के इसी चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि शीत युद्ध का दौर क्या होता है। तो शीत युद्ध का दौर में आपको सिंपल लिखना है, 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में अपने अपने वर्चस्व को लेकर के लड़ाई शुरू हो गया। दोनों में इस बात को लेकर के लड़ाई शुरू हुआ कि दोनों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। और पूरा का पूरा दुनिया 2 गुट में बट गया था और कभी भी दोनों देश में युद्ध हो सकता था। युद्ध का कारण तनाव का स्थिति हमेशा बना रहता था। इसी को क्या कहा गया, शीत युद्ध का दौर कहा गया। अब आया समझ में। दोनों आपस में युद्ध कभी भी नहीं किया, लेकिन कितना सारा देश को ये लड़वा दिया। अब जैसे मान के चलिए अमेरिका है, जैसे यही देखिए, इसी में समझिए। मान के चलिए एक वाला अमेरिका है और इधर एक वाला सोवियत संघ है। ये अमेरिका है और ये सोवियत संघ है, ठीक। अब इसके साथ ये चारों है, इसके साथ ये चारों है, ठीक। ये कुछ नहीं करता था। अब ये जो है ये डायरेक्ट इसको नहीं मारेगा, सोवियत संघ डायरेक्ट अमेरिका को नहीं मारेगा, बल्कि इसका जो साथ दे रहा है छोटका सा, उसको मारता था। इधर भी वही, ये भी डायरेक्ट उसको नहीं मारेगा, इसका जो साथ दे रहा था उसको मारता था, चला चिपटिया को। तो इससे क्या हो रहा है, पिसा कौन रहा है, छोटका छोटका, बड़का को क्या है, बड़का तो ऐस कर रहा है। तो इसी को क्या कहा गया, शीत युद्ध कहा गया। आया समझ में। एग्जाम में पूछता है कि शीत युद्ध के दौर से आप क्या समझते हैं या शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। और एक बात विशेष याद रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस का भाग 2 को कभी भी हल्का में मत लीजिएगा। ये समकालीन विश्व का राजनीति है, इसलिए पॉलिटिकल साइंस का भाग 2 को हल्का में मत लीजिएगा। जिस प्रकार से आप लोग भाग 1 में हौला हौला करके पढ़े हैं, उस प्रकार से भाग 2 नहीं है। ये बात आज आप गांठ बंद करके रख लीजिए, नहीं तो आगे जा करके बहुत पछताइएगा। तो इसमें बोलिएगा क्या, उसको ध्यान से समझिए। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि शीत युद्ध कब स्टार्ट हुआ, तो क्या बोलिएगा, 1945 के बाद। पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो
1939 से लेकर के 1945 तक हो जाएगा। अब सब्जेक्टिव जैसे पूछेगा कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, तो उसमें लिखिएगा 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में अपने अपने वर्चस्व को लेकर के लड़ाई शुरू हो गया। दोनों देश में इस बात को लेकर के लड़ाई शुरू हुआ कि दोनों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। बात समझ में आया? और इस तरह पूरी दुनिया जो है वो दो भाग में बट गया था, एक था सोवियत संघ के साइड और एक था अमेरिका के साइड। दोनों देश में कभी भी युद्ध का स्थिति बन सकता था, तनाव का स्थिति हमेशा बना ही रहता था। इसी दौर को क्या कहा गया? शीत युद्ध का दौर कहा गया। याद हुआ? समझ में आया सबको? लिखिए, शीत युद्ध का दौर डैश दे करके लिखिए। शीत युद्ध का दौर में डैश दे करके लिखिए। टॉपिक भी है और लेसन का नाम भी है। पहले आप लेसन का नाम लिखे, फिर उसके बाद फिर से टॉपिक दीजिए शीत युद्ध का दौर। इसमें लिखिए डैश दे करके द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इसका तिथि। द्वितीय विश्व युद्ध ब्रैकेट में लिख लीजिए 1939 से 45। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति, इसको सीधा करिए तो, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अपने वर्चस्व को लेकर के, अपने वर्चस्व को लेकर के, अपने वर्चस्व को लेकर के लड़ाई शुरू हुई। अपने वर्चस्व को लेकर के तनाव लिखिए, वर्चस्व को लेकर के तनाव शुरू हुआ। यह तनाव इस बात का था कि, यह तनाव इस बात का था कि, यह तनाव इस बात का था कि, यह तनाव इस बात का था कि दोनों देश में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, दोनों देश में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, दोनों देश में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। हाँ, दोनों देश में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। और इस तरह, और इसका परिणाम यह हुआ कि, और इसका परिणाम यह हुआ कि, और इसका परिणाम यह हुआ कि पूरा विश्व, पूरा विश्व दो हिस्सों में बट गया, दो हिस्सों में बट गया, पूरा विश्व दो हिस्सों में बट गया। और कभी भी, और कभी भी दोनों गुटों के बीच, और कभी भी, अच्छा हिस्सा के जगह पे अगर गुट लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। दो गुटों में बट गया, पूरा विश्व दो गुटों में बट गया, और कभी भी गुटों में बट गया, और कभी भी दोनों गुटों में युद्ध हो सकता था, और कभी भी दोनों गुटों में युद्ध हो सकता था, और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता था, और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता था।
इसी दौर को शीत युद्ध का दौर कहा गया। हाँ, इसी युद्ध को शीत युद्ध का दौर कहा गया। हो गया? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? चल, हाँ, गुड। हाँ, शीत युद्ध का दौर कहा गया। समूह, अब आगे समझिए, ये जो अमेरिका और सोवियत संघ था, ये क्या करता था, विश्व में जितना भी देश है सबको बोलता था तुम मेरे साइड आ जाओ, तुम मेरे साइड आ जाओ। इसका फायदा क्या होता था? जैसे आप अगर भारत मैप देखिएगा, वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखिए, ये आपका वर्ल्ड का मैप है। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये कौन है? अमेरिका। और ये वाला जो देख रहा है वो कौन है आपका? रूस। और ये पूरा रूसे था, ये अब विखंडित हो गया था 1991 में। ये पूरा कौन था? रूस था। बात समझ में आया? तो अब यहीं पे आपको समझना है। अच्छा बताइए, अमेरिका और रूस क्या है, दूर दूर है या पास पास में है? कैसे पास में है? दूर है कि पास में? बताइए। दूर है। अरे पृथ्वी क्या है? गोल। तो जब ये गोल होगा तो ये उधर जाके सटेगा कि नहीं सटेगा? तो पासे में हुआ ना। खाली अभी आपको लग रहा है कि अमेरिका यहाँ है तो वो वहाँ है, दोनों घूमेगा तो साथे न हो जाएगा। ग्लोब में आपको दिखाए थे ना। तो अब बात समझिए, एक रहा आपका अमेरिका और एक रहा आपका सोवियत संघ। तो ये बोलता था इसको कि तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हम, और ये बोलता था इसको कि तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हम। बात समझे? और जितना छोटका छोटका देश यहाँ पे दिख रहा है, ये सबको बोलता था तुम मेरे में मिल जाओ, तुम मेरे में मिल जाओ। ये बोलता तुम मेरे में मिलो, ये बोलता तुम मेरे में मिलो, नहीं तो फिर मारेंगे। क्यों मिलने बोलता था, उसको समझना है आपको। अब जैसे अमेरिका को रूस पे आक्रमण करना है तो सबसे पहले उसको रूस का बॉर्डर पे जाना पड़ेगा, तब जाकर के वो आक्रमण कर सकता है। लेकिन यदि रूस के बगल का कोई देश पे अमेरिका का कब्जा हो जाए या अमेरिका का वो साथ दे दे, तो क्या वो अपना सैन्य अड्डा वहाँ बना सकता था? अब जैसे सैन्य अड्डा वो वहाँ पे अपना बना लेगा तो उसको आक्रमण करने में क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। बात समझ में आया? क्यों करता था ये छोटे छोटे गुटों के, छोटे छोटे देश के साथ इस प्रकार से? जैसे यहाँ पे रूस है, अब रूस को यहाँ पे हमला करना है, तो यहाँ से हमला करने से अच्छा अगर मान के चलिए यहाँ पे क्यूबा है और क्यूबा पे वो आकर के अपना सत्ता को स्थापित कर लेगा, सेना को ला करके क्यूबा में दे देगा, तो क्यूबा से अमेरिका पे हमला करना आसान होगा कि भारी होगा? आसान होगा। इसलिए वो क्या करता था, जितना छोटा छोटा देश है सबको बोलता था तुम मेरे साथ मिल जाओ। बात समझ में आया? अब समझ में आया आप लोगों को? तो अब इसमें लिखना कैसे है, तो उसमें सबसे पहले आप लोग टॉपिक लिखिए कि दो महाशक्तियों द्वारा छोटे देशों या फिर अन्य देशों, लिखिए अन्य देशों के साथ संधि का कारण। तो पहला कारण तो हो जाएगा आर्थिक, दूसरा हम लिख सकते हैं भू क्षेत्र। टॉपिक दीजिए। चलिए समझा जाए। जो दो महाशक्तियां था, जैसे अमेरिका हो गया और आपका सोवियत संघ हो गया, आखिर वो छोटे छोटे देश के साथ संधि क्यों करता था कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, तुम मेरे साथ मिल जाओ? उसके पीछे कुछ कारण होगा। तो पहला कारण उसमें आपको लिखना है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में हम क्या लिख सकते हैं, या फिर आर्थिक मदद लिख सकते हैं हम लोग। अब जैसे मान के चलिए रूस वाला अगर कोई है, अगर कोई रूस देश से संधि करता है, ये इसके साथ संधि किया,
तो जैसे ये संधि किया मतलब ये दोनों आपस में क्या बन गया, दोस्त बन गया। अब जैसे दोस्त बन गया तो रूस अपना सेना को कहाँ भेज देगा, इसका भूमि पे भेज देगा। पहला कारण तो ये हो गया। अब जैसे सेना को भेजेगा वैसे वो उसको बोलेगा कि हम आपके कन सेना भेजे, थोड़ा सा खर्चा पानी, समझ गए ना। तो अब सेना का खर्चा भी तब कौन उठाने लगेगा, ये उठा लेगा। यानी कि इसको क्या मिल जाएगा, आर्थिक सहायता मिल जाएगा, क्योंकि उस आपका देश में हम सेना भेजें तो खर्च तो होगा ही, तो उसको आर्थिक सहायता मिल जाएगा। दूसरा, अब जैसे ये इसका दोस्त बन जाएगा तो उसका देश में जितना प्राकृतिक संसाधन होगा उस पर भी तो ये हमला ले सकता है, क्योंकि दुए को शक्ति बचवे किया था, पहला रूस और दूसरा अमेरिका। तो अब बाकी सब छोटा छोटा देश था। आप समझिए, आपका कोई दोस्त होगा आपसे तगड़ा उगरा, आपके घर पे जा करके बोलेगा तो आप खाना पीना उसको देवे करिएगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। भले आप लोग नहीं देते हो, बात अलग है, लेकिन देने का फर्ज है कि नहीं। रहने के लिए जगह देवे करिएगा कि रहो, ये सब मदद करिएगा कि नहीं। अगर उसको पैसा का कमी है तो पैसा भी उसको दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। तो वही काम यहाँ पे भी हो रहा था, अन्य देश के साथ संधि किया। तो पहला कारण तो यही था कि उसका देश का प्राकृतिक संसाधन का वो क्या कर सकेगा, उपयोग कर सकेगा। दूसरा, अपना सेना को वहाँ पे रख करके अपना सैन्य अड्डा को बना पाएगा। तीसरा, उसके भूमि क्षेत्र का उपयोग करके दुश्मन देश को क्या कर सकेगा, वो मार सकेगा। तीसरा, आर्थिक कारण, तो अगर वो उतना कुछ वहाँ पे रख रहा है तो उसको कुछ आर्थिक सहायता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसी को कहा गया संधि का कारण। आया समझ में। अब बोलना कैसे है इसको, उसको समझिए। तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा, दोनों महाशक्तियों के द्वारा अन्य देशों के साथ संधि करने का निम्नलिखित कारण था। पहला लिखिएगा आर्थिक लाभ। तो आर्थिक लाभ में क्या लिखिएगा, आर्थिक कारण या आर्थिक लाभ भी आप लिख सकते हैं। तो आर्थिक लाभ में लिखिएगा, यदि छोटे देश में वो अपना सेना को रखता है तो छोटा देश उसको क्या करेगा, आर्थिक लाभ भी देगा। अब यहाँ पे छोटा बोल कर, छोटा से अच्छा लगेगा अन्य, तो अन्य देश उसको क्या करेगा, आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगा। दूसरा लिखिएगा भू क्षेत्र, संधि के कारण जो बड़े देश है या दो महाशक्तियाँ वो उसके भूमि क्षेत्र को भी क्या कर पाएगा, उपयोग कर पाएगा। तीसरा लिखिएगा सैन्य कारण, तो अब जैसे उसके साथ वो संधि करेगा तो वो अपना सेना को कुछ भाग को वहाँ पे रख सकता है, सेना का कुछ टुकड़ी को उसका भूमि पे क्या कर सकता है, रख सकता है, और उससे ज़्यादा हमला करने में उसको ज़्यादा आसानी पड़ेगा। चौथा हम लिख सकते हैं प्राकृतिक संसाधन, जैसे वो उसके साथ संधि करेगा तो वो उसका प्राकृतिक संपदा का क्या उपयोग कर सकता है। आया समझ में, दिक्कत है किसी को, लिखिए। पहले तो अपना मन से लिख लीजिएगा कि दो महाशक्तियों द्वारा अन्य देशों के साथ संधि का निम्नलिखित कारण है। फिर पहला लिखिए आर्थिक लाभ, आर्थिक लाभ में लिखिए, वो बाद में लिखिएगा, उतना रुकेंगे तो पता चलेगा 2 साल 3 साल में सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। पहला आर्थिक लाभ में डैश दे करके लिखिए, महाशक्तियों द्वारा अन्य देशों के साथ संधि, महाशक्तियों द्वारा अन्य देशों के साथ संधि करने का के साथ संधि करने का एक मुख्य कारण आर्थिक लाभ भी था। एक मुख्य कारण आर्थिक लाभ भी था। हो गया। अगला लिखिए, या फिर इसी में लिख लीजिए और थोड़ा सा, वे देश युद्ध में उस देश का आर्थिक सहायता करते। दूसरा लिखिए भू क्षेत्र, हाँ भू क्षेत्र में डैश दे करके लिखिए, संधि के कारण उस देश के भूमि क्षेत्र को या भूभाग को उपयोग किया जा सकता
उपयोग किया जा सकता। हो गया, उपयोग किया जा सकता। अगला लिखिए, सैन्य कारण में लिखिए, महाशक्तियों द्वारा अपना सेना का कुछ टुकड़ी को वहां भेजा जा सकता। महाशक्तियों द्वारा अपना सेना का कुछ टुकड़ी को उस देश में स्थापित किया जाता जिससे दुश्मन देश पर आक्रमण किया जा सके। अगला लिखिए, प्राकृतिक संसाधन हो गया। इसमें लिखिए डैश दे करके, संधि के कारण उस देश का प्राकृतिक संपदा जैसे खनिज तेल इत्यादि का उपयोग किया जा सकता था। हो गया। चलिए अब अगला टॉपिक लिखिए, क्यूबा में मिसाइल संकट।